बजने वाले हैं और हम हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने। सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। आज बिहार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 12 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 70 बसों को सीएम नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे। सभी बसें हाईटेक होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से प्रदूषण पर कंट्रोल के साथ किफायती दरों पर यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं 43 रूटों पर अन्य लग्जरी, डिलक्स और सेमी डिलक्स बसों का परिचालन होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हाईटेक बसें हैं जिनको आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 12 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ आज होने वाला है। पटना से राजगीर और मुजफ्फरपुर के लिए ये बसें चलेंगी। इसके साथ ही पटना के कई मार्गों के लिए भी इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। आपको बता दें, कई और लग्जरी बसें भी चलाई जा रही हैं। 82 नए बसों की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो 12 इलेक्ट्रिक बस, 15 लग्जरी बस, 30 सेमी डिलक्स और 43 मार्गों पर इनका परिचालन होगा। राज्य के सभी 38 जिलों से पटना की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। बसों के जरिए सभी बस में 3 सीसीटीवी, 1 बाहर और 2 अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। और संवाददाता रजनीश कुमार ने आज से शुरू हो रही इलेक्ट्रिक बसों का जायजा लिया है। कि बस की खासियत क्या है वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ के वर्कशॉप मैनेजर भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, यही वो इलेक्ट्रिक बस है जिसका इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे। तो इसकी क्या खासियत है आपको हम अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि बस में आप अगर सफर करेंगे तो आपको क्या सब सुविधाएं मिलेगी। तो हम अंदर चलते हैं और देखिए कि ये चमचमाती और लग्जरी जो बस है यहाँ पर आ गई है। हम जो वर्कशॉप मैनेजर हैं उन्हें भी हम अंदर बुला रहे हैं और बातचीत करेंगे। आइए मैनेजर साहब। तो ये देखिए, यही वो इलेक्ट्रिक बस है और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए एलसीडी जो मॉनिटर है, वो जो ड्राइविंग सीट है उसके बगल में एलसीडी मॉनिटर है। यानी जो ड्राइवर है वो इसके माध्यम से पूरी तस्वीर बाहर की और अंदर की देख सकते हैं। तो ये एलसीडी मॉनिटर है जो नई चीजें हैं। साथ ही तीसरी आंख भी इसमें फिट की गई है, यानी 3 कैमरे लगाए गए हैं। एक बार हम कैमरे की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और इसी तरह से जो सीट है, यानी 30 सीटें वाली बस है ये। तो हम जरा आपको सीधी बातचीत कराते हैं। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्या खासियत है इस बस की? सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, पॉल्यूशन फ्री है जी, साउंड मिनिमाइज्ड है, नई के बराबर है। और यात्रियों को चलने में काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि फुल्ली एयर कंडीशन है। और इसमें इमरजेंसी के लिए हर दरवाजे पे इमरजेंसी एग्जिस्ट सिस्टम बनाया गया है जी। बताते रहिए कहाँ पर। ये यहाँ हैमर है, इसको तोड़ने के बाद एक किसी भी विपरीत परिस्थिति में इसको तोड़ के, इसको ग्लास को तोड़ के पैसेंजर जो है बाहर, यानी सभी सीट के बगल में एक हैमर लगा हुआ है। और सभी दरवाजे ब्रेकेबल है जी। इसके अलावा सभी जगह चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी दी हुई है जी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि सभी सीट के बगल में मोबाइल चार्जिंग के लिए फैसिलिटी दी गई है, यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये बस लैस है। ये बताइए कि फुल्ली एयर कंडीशन है। पैनिक बटन्स भी है जो कि पैसेंजर बटन दबा के बता सकते हैं, अलार्म दे सकते हैं ड्राइवर को अगर उनको किसी तरह की समस्या है। कैमरे कितने लगाए गए हैं? कैमरे 3 कैमरे हैं, गाड़ी के अंदर 2 है और गाड़ी के पिछले भाग में 1 कैमरा लगा हुआ है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, पहले बिहार में सड़कों का जाल, पटना में फ्लाईओवर्स और अब हाईटेक बसें, कितनी बड़ी सौगात कही जाए मुख्यमंत्री की तरफ से बिहार के लिए?
देखिए ये अलीम बड़ी सौगात कही जाएगी, बहुत बड़ी सौगात कही जाएगी, चूँकि जब दौर था तो बिहार में जो है वो जर्जर सड़कें थी, खस्ताहाल बसेस थी, लेकिन आज बदलते समय के साथ जो है जो फिजा बदली है उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी बदली है। बिहार में जो है सुगम सड़कों का ही सिर्फ निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि जो फ्लाईओवर्स हैं, जो जाम से मुक्ति है वो फ्लाईओवर दे रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण जो सबसे बड़ी समस्या बनकर के हाल के वर्षों में सामने आई है, तो उसका भी यहाँ पे राज्य सरकार ने ध्यान रखा है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो हाईटेक बसें हैं। ये इन बसों की जो कीमत है वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो बताई जा रही है। और ये बसें जो है वो आज बिहार वासियों को जो है वो सौगात के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे जो है वो हरी झंडी दिखा करके रवाना करके देंगे। तो इन बसों से 2 फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि हाईटेक बसें जो है वो लोगों के लिए जो परिचालन होगा उसमें सुगम होगा। जो महिलाएं हैं या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए बैठने की अलग अलग सीटें हैं। उनके अलावा सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो कैमरे लगाए गए हैं। सुविधा के अनुसार देखा जाए तो मोबाइल चार्जिंग जो है वो किट है। इन सबसे जो सबसे बड़ी खासियत इस बस की जो है वो ये है कि ये पॉल्यूशन मुक्त जो है वो बस है, इलेक्ट्रिक बस है। तो इससे जो है पॉल्यूशन नहीं होगा। आने वाले समय में जो पॉल्यूशन को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कई कार्यक्रमों में उन्होंने संबोधन किया, लोगों से अपील की कि आप पुरानी वाहनों का जो है वो इस्तेमाल करना बंद करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये निर्णय भी लिया कि आने वाले समय में जो 15 साल से पुरानी जो वाहनें हैं वो जो है वो बंद कर दी जाएगी, उन्हें स्क्रैप किया जाएगा और नई जो वाहनें हैं वो लाई जाएगी, लॉन्च की जाएगी। और उसमें भी अत्यधिक जो वाहनें होंगी वो इलेक्ट्रिक जो है वो वाहनें होंगी। तो उसी के तहत जो है ये एक प्राइवेट कह सकते हैं कि ये पहली प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज हाथों जो है ये इलेक्ट्रिक बसें जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा। हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कार्यक्रम की तैयारी जो है वो यहाँ पे किस तरह से जो है वो चल रही है। 11 बजे निर्धारित समय है, 11 बजे इन बसों को हरी झंडी दिखा करके मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होंगे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी होंगी, साथ ही अशोक चौधरी जो है वो भी मौजूद होंगे इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ। और जो शीला कुमारी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, माफ कीजिएगा परिवहन मंत्री हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद होंगी। तो इस सभी के मौजूदगी में बसें लाई गई हैं, लग्जरी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये तमाम चीजें ठीक है। लेकिन बिहार में एक बड़ी समस्या ये आती है कि कभी भी कोई चीज नई लाई जाती है उसके बाद ज्यादातर चीजें मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो जाती हैं। तो इन हाईटेक बसों का मेंटेनेंस कितना बड़ा चैलेंज होगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल अलीम, ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि इसका ध्यान पहले ही इन बसों को बिहार वासियों को सौगात के तौर पर देने से पहले इन बातों का ध्यान जो है वो परिवहन विभाग ने रखा है। और इसके लिए एक डिपो बनाया गया है जहां पे इन बसों का समय समय पे मेंटेनेंस किया जाएगा। साथ ही इन बसों का जो रख रखाव है उसके लिए आम जनों से भी अपील की जाएगी, क्योंकि लोगों का सहयोग जो है वो किसी भी चीज़ के रख रखाव में जो है बेहतर रखने की दिशा में लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि आप जो संसाधन दिए गए हैं, जो सुविधाएं इन बसों में दी गई है वो आपके लिए, आपके अपनों के लिए दी गई है। आप जो भी यात्री इन बसों में सवार होंगे, चाहे वो मोबाइल चार्जिंग का मामला हो या जो हाईटेक बस जो है जिसमें सीट अरेंजमेंट्स है, तो तमाम चीज़ें जो है उसको देख रेख करना, उनकी जो है निगरानी जो है वो लोगों को ही करना होगा, सहयोग देना होगा। जो लोग हैं उनसे इसको लेकर के उम्मीद भी जो है परिवहन विभाग ने रखा है। और एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे अलीम कि ये जो इलेक्ट्रिक हाईटेक बसें जो हैं वो देखिए किस तरह से रजनीश जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि बसों के अंदर की जो खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत पॉल्यूशन मुक्त है। दूसरी बड़ी खासियत कि सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अमूमन बस में देखा जाता है कि जो गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ होता है, उस दौरान कई घटनाएं होती है, महिलाओं से चाहे स्नैचिंग की घटना हो या कई ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इसमें अगर इस तरह की कोई भी हरकत होती है, कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। दूसरी चीज़ की पॉल्यूशन मुक्त ये बस है, तो लोगों के लिए जो है वो बेहद सुविधाजनक ये बस है। काफ़ी जो है
इन बस के बस का जो भी सफ़र करेंगे यात्री, उन्हें जो है वो सुखद अनुभव होगा। और उस अनुभव के साथ साथ इसकी रक्षा करना, इनमें जो लगे टेक्नोलॉजी है, जो सामान है, उनकी भी रक्षा करना आम लोगों की जो है वो जिम्मेवारी होगी। और इसी जिम्मेवारी को जो है वो परिवहन विभाग लगातार लोगों से अपील किया है कि जब एक सवाल ये भी है कि ये जो बसें हैं लो फ्लोर बसें हैं, तो आप जो और इसका इनको ड्राइव करने का तरीका अलग होना चाहिए। और जिस तरह से पटना या दूसरी जगहों की बात करें, सड़कें उस तरह की हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि इनको टर्न करना, इधर उधर मोड़ना, सड़कों पर मोड़ना, इन तमाम चीजों के लिए ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस चाहिए होंगे। तो क्या ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए, इन खास बसों को चलाने के लिए? देखिए अनिम, इन बसों को चलाने के लिए पहले से इन ड्राइवर को जो है वो प्रशिक्षित कर दिया गया है। सबसे बड़ी और अहम जो बात है कि इन बसों में जो स्पेस है वो बिल्कुल लो फ्लोर है। और जो हमने कहा कि महिलाओं के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके जो है बस में चढ़ने उतरने का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो चालक हैं उनको भी पहले से ट्रेन कर दिया गया है कि इस बस को ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है। तो तमाम तरह की तैयारी मुख्यमंत्री आज 11 बजे इन बसों की सौगात देंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की बिहार वासियों को, और अब बिहार वासियों का जिम्मा है कि इन धरोहरों की, इन तमाम बसों की वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगली खबर का रुख करते हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज के क्वारी गांव में 24 फरवरी को पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ में अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में शहीद दारोगा दिनेश राम के काफिले में शामिल अधिकारियों और बीएमपी के जवानों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। तस्करों पर कार्रवाई के लिए मेजरगंज थाने से दारोगा दिनेश राम, चौकीदार लालबाबू पासवान, चौकीदार मिंटू सिंह, जेएसआई रजा अहमद, 4 बीएमपी जवान के साथ थानाध्यक्ष निकले। लेकिन सवाल यह है कि थानाध्यक्ष की गाड़ी क्वारी गांव की एक चौक पर ही रुक गई। जब थानाध्यक्ष को गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी तब वो घटनास्थल के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शराब तस्कर अपने नापाक साजिश में कामयाब हो चुके थे और दारोगा दिनेश राम शहीद हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मौके पर मौजूद जेएसआई रजा अहमद अपराधियों से मुकाबला करने के बजाय भागने लगे। चौकीदार लालबाबू पासवान को अपराधियों ने खदेड़कर गोली मार दी और मंटू जब डर के मारे भागने लगा तो अपराधियों ने उसे भी खदेड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि अगर थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद लेट नहीं होते तो दारोगा शहीद नहीं होते और शराब तस्कर ढेर हो जाते। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें थानाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। और हमारे सहयोगी उस खेत में पहुंचे जहां पर मुठभेड़ हुई। यहां पर हमें लोगों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मौके पर मौजूद बीएमपी के जवान मूकदर्शक बने रहे। लोगों की माने तो गोली चलाने के लिए ये लोग आदेश के इंतजार में थे और शहीद दारोगा खून से लथपथ थे। फरवरी को मेजरगंज के क्वारी में जो पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुआ था, तो जब अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू किया तो जो शहीद दरोगा दिनेश राम थे उनको गोली लगी और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जो दिनेश राम के साथ एक सब इंस्पेक्टर थे और 2 चौकीदार थे, जिसमें एक लालबाबू पासवान को भी अपराधियों ने पीछा करके गोली मारा, जबकि एक मंटू नाम का चौकीदार था जो अपराधियों के चंगुल से किसी तरीके से बचकर भागने की कोशिश किया। तो इसी खेत में अपराधियों के साथ उसकी हाथापाई हुई। कई बार अपराधियों ने उसे गोली मारने की कोशिश की लेकिन हथियार साथ नहीं दिया। बताया जाता है कि 4 की संख्या में अपराधी थे। रंजन सिंह उस घटना में शामिल था, मुकुल और अभिषेक, तीनों के पास हथियार थे और तीनों पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। और इसी हालात का फायदा उठाकर किसी तरीके से लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी है जिनका इस घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पर घर है। उन्होंने एक
ये कुछ वारदात को अपने आंखों से देखा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या देखे थे? दरवाजे से देखे तो यहाँ हाथापाई हो रहा था, गोली चला रहा था, जो गोली लग नहीं रहा था, फिर दोबारा उसको बैक किया, फिर मारा, नहीं लगा, तब तक में दूसरा अथी जो है अपराधी आ गया। अच्छा, अपराधी आया तो उसको चाहा कि इसको टारगेट बना, तब तो पीछे दरोगा जी उसके बाद आ गए। कौन दरोगा? ये राजदेव राय। राजदेव आज हाँ, बीएमपी 2 थे जो मुख्य दर्शक बने हुआ था, वह कोई चाहता तो उसको पकड़ लेता, मार देता गोली, लेकिन मिंटू कहा कि मारिए गोली, तो हम किसके आदेश पर मारे? वो आप सुने ही बात? जी, हम अपने काम से सुने। जब हम वहाँ पर आ गए तो हमको बीएमपी वाले कहा था उधर रही, तो बोला मिंटू कि मेरा चाचा है। अच्छा, तब हमको आने दिया। अच्छा, ये राजदेव सिंह को बोला गया कि गोली चलाने के लिए? राजदेव राय नहीं, बीएमपी वाला को बोला मिंटू कि सर गोली चलाइए, तो हम किसके आदेश पे चलाए? तो राजदेव राय पीछे से बोला कि वो चौकीदार है। अच्छा, राजदेव राय बोला कि चौकीदार है। अच्छा, राजदेव राय कितने देर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे? यहाँ पर तो हम लगभग लगता है कि आधा घंटा से के बाद आए। देखिए, मिंटू सिंह तो हमारा छोटा भाई ही है और हमको विशेष कुछ नहीं करना है। हमको जब भी थाना में पुलिस का कोई भी नौकरी करता है, चाहे सेना में, तो वो तो देश के लिए ही जीता है, देश के लिए मरता है, उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है अंदर के गद्दारों से। और सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो स्पष्ट बता रहा है कि थाना से वे साथ निकले थे, लेकिन घटनास्थल पर वे क्यों नहीं पहुंच सके। तो राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और अब आपको सुनाते हैं वो बयान जिससे थानाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। साथ ही उनका भी बयान सुनिए जो तस्करों की नापाक साजिश को अपनी आंखों से देखे हैं। चौकीदार इस जगह बैठा था, थाना से फोन आया, कहा कि तू कहाँ है? तो हम चौके पर है, तो उसी जगह रहो। और बाद में तो आए मिंटू जी अगारू थे, 3 गो सिविल में मोटरसाइकिल आया। और उनके मिंटू जी बोले कि लाल बाबू चलो, तो राजेश था, इंजीनियर है वो, तो उसको मोटरसाइकिल लगा था, तो कहते चाबी दो, चाबी लिया, मोटरसाइकिल बैठ के चल गया। और चल गए तो बाद पीछे से बड़ा बाबू गाड़ी आया। कितना देर के बाद? बस 2 से 3 मिनट के बाद। अच्छा, ओकरा बाद गाड़ी लगा दी इस जगह 4 से 5-7 मिनट गाड़ी लगा इस जगह। ओकरा बाद उधर तेलत अति ईटा गिर रहा था, ईटा गिरा के ओकरा बाद में उधर देख रहा था, इधर भी देखा, ओकरा बाद रुक के तब गए यहाँ से। अभिषेक नाम के लड़का था, वही दिन पहले फर्स्ट में वही आए थे। उनको बाद एक लड़का, अब 2-3 लड़का वो रूम में था पहले ये से, एगो रंजन, एक क्या कह रहा मुकुल, एक और लड़का था, उसको हम नहीं पहचान रहे थे। नहीं पहचान रहे थे। उसके बाद क्या हुआ थे, जब अभिषेक लड़का जो अंदर घुसा ना, उसके बाद हम खाना लेके जब बाहर में बैठे थे तो उनको जाते समय फायरिंग होने लगा। फायरिंग होने समय हम बाहर निकल के देख रहे हैं तो देखे सबको थाना वाला, पुलिस वाला सब दौड़ रहा था। उसको आगे आगे ये रंजन और मुकुल सब आगे वही खेतवा में, पड़ती वाला खेत में। तो थानाध्यक्ष भी थे? पुलिस? हाँ, पुलिस का जीप था यहाँ? हाँ, नहीं, बाइक से आए थे, शेड्यूल ड्रेस में। और पुलिस का जीप नहीं था? नहीं था, पुलिस का जीप नहीं था। याद है आपको कंफर्म? हाँ याद है, यही इतने ही हम। किस चीज से आए थे? वो बाइक से आए थे। बाइक से आए थे? हाँ। क्या कितना बाइक था? अरे वो अभिषेक के लड़का, अभिषेक नाम के लड़का था, वो लेकर 3 बाइक आया था। 3 बाइक आया था? हाँ। पुलिस का गाड़ी उड़ी नहीं था यहाँ? नहीं। हमारे सहयोगी उस चौक पर भी गए जहां पर थानाध्यक्ष की गाड़ी रुकी थी। मेजरगंज का यह वही कुआरी चौक है जहां पर स्थानीय जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि घटनास्थल के दिन टीम तो थाने से निकली थी एक साथ, लेकिन जो थानाध्यक्ष थे उनकी गाड़ी यहीं पर रुक गई। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जब गोलियों की तरतराहट सुनाई दी, तब थानाध्यक्ष यहां से अपने गाड़ी में सवार होकर फिर घटनास्थल के लिए निकले। कई लोग हैं जिनके चेहरे पर अभी भी उस घटना का खौफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि यह काफी पिछड़ा इलाका है। मेजरगंज प्रखंड का यह कुआरी गांव है और इस तरह की वारदात यहां पर कभी हुआ नहीं था। और पुलिस पर हमला करने की बात शायद ही यहाँ के लोगों ने कभी सपने में सोचा था, लेकिन इन लोग के आंख के सामने दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के बाद से पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूरे बिहार में खड़ा हो रहा है कि सीतामढ़ी जिले में विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा है। और जो घटना का दिन था, जिस दिन घटना यह घटी थी, उस दिन में यहाँ के लोग काफी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और प्रदर्शन कर रहे थे स्थानीय जो थानाध्यक्ष थे उनके खिलाफ, क्योंकि लोगों का कहना है कि थानाध्यक्ष के द्वारा ही शराब माफियाओं को सह दिया जाता है। और
जो क्वारी गांव है यह, और यही के जो चौकीदार थे जिनको गोली लगी थी, तो लोग काफी आक्रोशित थे और घटना का विरोध भी उस दिन जता रहे थे और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जो सीतामढ़ी के एसपी है, उन्होंने इस घटना में थानाध्यक्ष और एक एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर किस कारण से, किस मामले में उनको सीतामढ़ी के एसपी ने दोषी माना है और क्यों उनको सवालों के घेरे में रखा गया है और सस्पेंड उनको क्यों किया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और उधर मुठभेड़ के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। 24 फरवरी को सीतामढ़ी के मेजरगंज का यह वही कुंवारी गांव है जहां शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और जिस मुठभेड़ में दरोगा दिनेश राम शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं यह घर वही है जहां अपराधियों के छिपे रहने का सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस की पूरी टीम थाने से निकली थी, लेकिन यह जो घटना स्थल है वहां पर सिर्फ दिनेश राम और 2 चौकीदार पहुंचे थे। बाकी जो पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष थे वो पीछे ही रह गए। और जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सामने आया है, इस पूरे मामले में जो थानाध्यक्ष है राजदेव प्रसाद, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है कि आखिर जब थाना से सभी लोग साथ निकले तो वे पीछे कैसे रह गए और जो इकलौता दरोगा शस्त्र के साथ थे दिनेश राम, उनको अपराधियों से मुठभेड़ करने के लिए पुलिस ने अकेला क्यों छोड़ दिया। तो कई सारे सवाल है जो थानाध्यक्ष है राजदेव प्रसाद, उनके ऊपर संदेह खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज सामने आए हैं उस पर कई गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। और मामला यह भी है कि सीतामढ़ी के एसपी ने जो थानाध्यक्ष है राजदेव प्रसाद और एक एएसआई, उसको निलंबित कर दिया है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सुनसान यह इलाका है और इसी इलाके में जो दिनेश राम दारोगा थे और उनकी अपराधियों से मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में थानाध्यक्ष नहीं पहुंच सके और जो दिनेश राम थे अपराधियों से लोहा लेते शहीद हो गए थे। हमारे साथ जो प्रत्यक्षदर्शी है, इस जो घटना स्थल है बगल में ही इनका घर है। क्या हुआ था उस दिन? सर हम नहीं रहते थे उस दिन हम नहीं थे। क्या सुने क्या थे? सुने थे ये हल्ला बवाल हुआ था, लेकिन हम नहीं थे। आप नहीं थे? नहीं थे सर, हम बाद में पहुंचे। घटना हो गया ना तो हम बाद में मालूम हुआ तो हम यहाँ पहुंचे। क्या बाद में क्या सुने? यही हल्ला उल्ला सब सुने हम। तो घटना हुआ सब फायरिंग हुआ। कितना देर के बाद आप यहाँ? हाँ, हम 2 घंटा बाद पहुंचे। 2 घंटा के बाद? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश। आप बताइए सर, आप थे यहाँ पर? हमारा तो घर उधर है। तो आप कुछ देखे? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ हम थे ही नहीं। आप भी नहीं थे? नहीं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।